हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 92 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस का 40 क्वेश्चन पर देखेंगे, उसके बाद 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का। दोस्तों चलिए देखिए, बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली था। दोस्तों तो ऑप्शन आपका डच समुदाय, डच भाषी समुदाय दिया गया है, फिर बोलोनिया भाषी समुदाय, फिर फ्रेंच भाषी समुदाय। दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए कौन समुदाय समृद्ध था। दोस्तों तो फ्रेंच भाषी समुदाय समृद्ध थे। दोस्तों कौन थे? फ्रेंच भाषी समुदाय। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है। दोस्तों तो रिकॉल को कहते हैं। किसे कहते हैं? रिकॉल को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल कहते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दोस्तों देखिए, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। आपका ये सही है। दोस्तों इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे, ये गलत है। दोस्तों चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन किया था, ये भी आपका सही है। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा किया गया था। दोस्तों फिर सीटों के वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया, ये आपका गलत है। दोस्तों आपका हो जाएगा 1 और 3 सही। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का स्थापना वर्ष 22 में हुई थी। दोस्तों तो आपका 1946 में हुआ था। स्थापना वर्ष कब है दोस्तों? तो 1946 है। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही युग्म खोजना है। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष मतलब हुआ दोस्तों धर्म और राज्य के बीच पृथकता। दोस्तों क्या होगा? धर्म और राज्य के बीच पृथककरण। दोस्तों आपका 1 का 2 होगा। दोस्तों लोकतंत्र मतलब दोस्तों सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास, उससे लोग लोकतंत्र कहेंगे। बी का 1 हो जाएगा। फिर गणतंत्र मतलब हो गया कि राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। दोस्तों आपका सी का 4। दोस्तों और संप्रभु मतलब हो गया कि अपने घरेलू कार्यों या किसी भी प्रकार के कामों में हस्तक्षेप से स्वतंत्र होना। दोस्तों आप उसे हम लोग संप्रभु कहेंगे। दोस्तों चलिए आपका 2 सही है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है हिंसात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाने के लिए नहीं। दोस्तों ये नहीं होगा, हिंसात्मक नहीं होगा। लोकतांत्रिक तरीके के माध्यम से समाजवाद लाने के लिए आपका 2 सही होगा। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है। इसको गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है एक ऐसा राज्य जिसमें मुखिया के नाम मात्र की शक्तियाँ प्राप्त हो, ये भी नहीं होगा, गलत है। एक ऐसा राज्य जिसका मुखिया सीधे लोगों द्वारा चुना जाए, ये भी गलत है, सीधे लोगों द्वारा नहीं चुना जाता। दोस्तों एक ऐसा राज्य जिसका मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाए। दोस्तों आपका 3 सही है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक राजतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक, क्या बोला गया? संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पकड़ना है। तो दोस्तों इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक रूप से संगठित सरकार के बीच राजनीतिक शक्ति साझा की जाती है। आपका ये सही है। दोस्तों कि सम्राट सीमित शक्तियों वाला विशुद्ध रूप से औपचारिक नेता होता है, ये भी सही है। 2 भी सही है। लेकिन ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश जिसकी संवैधानिक राजशाही है। दोस्तों ये गलत है। जापान भी है। दोस्तों ब्रिटेन सिर्फ एकमात्र देश है इस तरह का नहीं है। चलिए आपका 1 और 3 सही होगा। दोस्तों 1 और 2 सही होगा। दोस्तों 3 तो गलत है आपका, 1 और 2 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये गलत है। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होने चाहिए। दोस्तों तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दोस्तों आपका 1 सही है। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होने चाहिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। दोस्तों तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, रिटायर्ड लिया हुआ न्यायाधीश। दोस्तों और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। कौन सी श्रृंखला की पहली आधिकारिक भाषा है। दोस्तों श्रीलंका की आधिकारिक भाषा दोस्तों तो सिंहली है। कौन सी आधिकारिक भाषा? सिंहली। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा के बारे में सत्य कथन को बताना। तो ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। सही है। दोस्तों ग्राम पंचायत अपनी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण कारक है, ये भी सही है।
ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाती है। आपका तीनों कथन सही है दोस्तों, इसमें तीनों, एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। देखिए इनमें से एक से अधिक होगा दोस्तों, ये सही आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्राम सभा उन वयस्कों की बैठक है जो एक पंचायत द्वारा अपेक्षित क्षेत्र में रहते हैं। केवल एक गांव या कुछ गांव हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे मतदान देने का अधिकार हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है दोस्तों। पंच और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ही उन्हें चुनते हैं। ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है दोस्तों? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो 4th अनुसूची दोस्तों। कौन सी अनुसूची है? 4थी अनुसूची है दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ अनुसूचियों को देखते हैं। संविधान की 12 अनुसूची हम लोग अभी रिकॉल करेंगे दोस्तों, याद पुनः फिर से करेंगे। संविधान की 12 अनुसूची देखिए, पहली अनुसूची में दिया गया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों उनके क्षेत्रों की सूची दोस्तों। फिर दूसरी अनुसूची में दिया गया राष्ट्रपति, राज्यों, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य की परिषद सभापति, सभी का क्या होगा दोस्तों? सभी का जो है आपका उपसभापति और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और एक राज्य की विधान परिषद के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रावधान शामिल है दोस्तों दूसरी अनुसूची में। चलिए हम लोग शपथ है दोस्तों, दूसरी में शपथ है। दोस्तों इसमें सभी जो इतना दिया गया है, इसमें सभी का वेतन दिया गया है, वेतन इससे संबंधित है दोस्तों। दूसरी अनुसूची वेतन संबंधित है, सीधा याद रखिएगा आप लोग शॉर्ट में। और तीसरी अनुसूची में आप शपथ प्रतिज्ञान को याद रखिएगा। चौथी अनुसूची देखिए राज्य परिषदों के सीटों के आवंटन से प्रावधान किया गया है। अब 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के प्रावधान है दोस्तों। चलिए 6ठी में आप लोग जानते ही होंगे, 6ठी अनुसूची में दोस्तों त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र नहीं है दोस्तों, 4 राज्य आपका दिया गया। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम को दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण संबंधित है 6 अनुसूची में दोस्तों। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची शामिल है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनिमय को सत्यापन के लिए प्रावधान किया गया। 9वीं अनुसूची तो कुछ अधिनियम और विनिमय से प्रावधान है दोस्तों। चलिए हम लोग 10वीं देखते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर है। 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है। 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका और शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, चुनाव आयोग के बारे में सत्य है। तो भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता और इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र EPIC जारी करता है दोस्तों। आपका ये सही है। मुख्य चुनाव आयोग 6 साल या जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उस पद पर बना रहेगा। ये भी आपका सही है दोस्तों। 1 और 2 सही है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग वैधानिक निकाय ये गलत है दोस्तों। ये एक अस्थायी है, अस्थायी है और संवैधानिक है दोस्तों। संवैधानिक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आपने। यहाँ वैधानिक आपका ये गलत दिया गया है। आपका 2 सही हो दोस्तों, तो 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान EPIC जारी करता है, ये सही है दोस्तों। 6 साल और 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया, ये भी सही है। मिस्टेक पॉइंट देखिए, चुनाव आयोग की अस्थायी संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गलत है दोस्तों। संवैधानिक निकाय है, अतः 3 गलत है दोस्तों। मतदाता सूची के बारे में आप लोग यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, विधान परिषद की शक्तियों और स्थिति मोटे तौर पर विधानसभा के बराबर है। तो देखिए
किस मामले में विधान परिषद की शक्तियां और स्थिति मोटे तौर पर विधानसभा के बराबर है? तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की मंजूरी है दोस्तों। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन के संबंध में, एक संवैधानिक संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन के संबंध में, और दोस्तों मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन दोस्तों मंत्रिपरिषद को हटाने की अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से दोस्तों। तो पूछा कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपका 1 और 3 सही है दोस्तों। आपका 1, 3 ये गलत है और ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, विधान परिषद संवैधानिक स्थिति विधानसभा की तुलना में अध्यक्ष 2 दृष्टि से किया जाता है। उन क्षेत्रों में जहाँ परिषद विधानसभा के बराबर हो, उन क्षेत्रों में जहाँ परिषद विधानसभा के बराबर हो, बराबर नहीं हो। एक बराबर हो और एक बराबर नहीं हो, ये ध्यान रखना है। विधानसभा के साथ बराबर, देखिए मामले हैं परिषद की शक्तियों और स्थिति मोटे तौर पर विधानसभा के बराबर है। साधारण विधेयकों को जारी और पारित करना, हालांकि दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में विधानसभा की इच्छा परिषद पर हावी होती है दोस्तों। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को मंजूरी सही है दोस्तों। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की मंजूरी सही है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन, इसलिए कथन 3 भी सही है दोस्तों। संविधान के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्री विधान परिषद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे पुराने राजनीतिक दल का नाम क्या है, बताएं दोस्तों। तो भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का जो नाम है वो आपका कांग्रेस पार्टी है दोस्तों। इसका गठन जो किया गया था 28 दिसंबर 1985 को दोस्तों, 1885 सॉरी, याद रखिएगा आप लोग। और फिर बहुजन समाज पार्टी का जो स्थापना है दोस्तों ये 1984 है दोस्तों। फिर कम्युनिस्ट पार्टी आप लोग जानते हैं 1925 है दोस्तों स्थापना इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संसद द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है दोस्तों। भारत की संसद और धन्यवाद प्रस्ताव किसे दिया जाता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, अनुच्छेद 87 में प्रावधान है कि क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक मत साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। संसद को सूचित करेंगे कि इसके आह्वान के आधार पर, ये आपका डिस्कशन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का डिस्कशन है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जानवी करते हैं आप लोग, इंदिरा गांधी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों में विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान अधिकार होते हैं, उन्हें समान वेतन मिलते हैं। ये आपका लाइन सही है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त या 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले का फैसला चुनाव आयुक्त द्वारा लिया जाता है। मुख्य चुनाव, ये गलत है दोस्तों, फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नहीं लिया जाता दोस्तों, ये राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्तों की गैर संवैधानिक निकाय, ये भी गलत है, संवैधानिक निकाय है दोस्तों। कैसा है? संवैधानिक निकाय है दोस्तों, इसलिए आपका केवल 1 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक अस्थायी स्वतंत्र निकाय है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति कार्यालय के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग को निहित है। मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त देखिए, चुनाव आयोग 3 चुनाव आयोग 3 चुनाव आयुक्तों से मिलकर एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ, उन्हें समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है दोस्तों, अर्थात 1 सही है। मुख्य चुनाव आयुक्तों और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले का फैसला आयोग द्वारा बहुमत से किया जाता है दोस्तों, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पे गलत हो गया था, वहाँ कुछ दूसरा बात बोलो था। वह 6 साल की अवधि के लिए और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पहले हो तब तक पद पे बना रहेगा दोस्तों। चलिए, कौन सा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है दोस्तों? तो नामित शर्मा बनाम भारत संघ है दोस्तों। नामित शर्मा बनाम भारत संघ आपका सूचना अधिकार से संबंधित है दोस्तों, सूचना अधिकार से संबंधित है आपका ये केस है दोस्तों, नामित शर्मा बनाम भारत संघ। चलिए, ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा कथन सही है?
ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ये आपका सही है दोस्तों। ग्राम सरपंच का पद वंशानुगत, गलत है दोस्तों। ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड पंच होते हैं दोस्तों, आपका 1 और 3 सही है, 3 और 1 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया है, गलत है दोस्तों। विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति भारत के प्रधान नहीं दोस्तों, ये भी किसी को नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, आपका 3 सही है दोस्तों, केवल 3 आपका यहाँ पे सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आपका डिस्कशन दिया गया है दोस्तों, क्यों गलत है उसको थोड़ा देख लीजिए। संविधान के में प्रधानमंत्री चयन नियुक्ति कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल यह कहता है कि इस राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्ति की जाएगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, ये गलत है दोस्तों। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है, लेकिन जब लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ऐसा स्थिति में राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में सबसे बड़े दल गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने होता है दोस्तों। ये भी आपका गलत था दोस्तों। प्रधानमंत्री के कार्यकाल निश्चित नहीं होते हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पर धारण करते हैं, हालांकि इसका मतलब सही है दोस्तों। किस प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं है दोस्तों? किस प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं है? तो जो अनुमति है उसको देखिए, विशेषाधिकार कर सकता है दोस्तों, ध्यानाकर्षण कर सकता है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव वो करने का अधिकार उसे नहीं है दोस्तों। स्थगन प्रस्ताव तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए संशोधन लाए थे। इसमें भर्ती होने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। राज्यसभा को इस तरह के उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसमें सरकार के खिलाफ सेंसरशिप शामिल है दोस्तों। यह 1 से अधिक मामलों को कवर नहीं करना चाहिए। यह 1 से अधिक मामले को कवर नहीं करना चाहिए। यह 2.5 घंटे से कम नहीं चलना चाहिए। इसमें उसी सत्र में चर्चा की बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चलिए विशेषाधिकार प्रस्ताव देखिए। एक मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित है दोस्तों। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के एक मामले पर मंत्री ध्यान आकर्षित करने के लिए सदस्य द्वारा ध्यान प्रस्ताव पेश किया जाता है दोस्तों। चलिए देखिए, बिहार में कौन राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों? तो रामनाथ कोविंद दोस्तों बिहार के राज्यपाल थे और राष्ट्रपति बने थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लाने की शक्ति है? 123 अनुच्छेद के तहत दोस्तों। चलिए आपका 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन प्रणाली भारत में आयोजित आम चुनाव से संबंधित है दोस्तों? कौन सी प्रणाली भारत में आयोजित आम चुनाव से संबंधित है? FPTP दोस्तों। कौन सी? FPTP प्रणाली। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो सत्ता का प्रयोजन संवैधानिक प्रावधान से बाहर है। सत्ता का प्रत्यायोजन संवैधानिक प्रावधान से बाहर है दोस्तों। फिर दूसरा देखिए, प्रत्यायोजित प्राधिकरण इच्छा अनुसार प्रत्यायोजित प्रशिक्षण को वापस ले सकता है। प्रतिनिधि अपने अंतिम अधिकार ना तो हस्तांतरित करते हैं और ना ही अपनी अंतिम जिम्मेदारी को त्याग कर सकते हैं। आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। देखिए, शक्ति का प्रत्यायोजन संविधान प्रावधान के बाहर है दोस्तों। संसद विधायिका द्वारा बनाए गए कानून परिवर्तन के लिए कार्यपालिका को सशक्त और नियंत्रित करती है। ये बात सही है दोस्तों। अब प्रत्यायोजित प्राधिकरण अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्यायोजित प्राधिकरण को वापस ले सकता है। उदाहरण जैसे संसद इच्छा शक्ति प्रत्यायोजित शक्ति वापस ले सकते हैं। प्रतिनिधि अपने अंतिम अधिकार को ना तो हस्तांतरित करते हैं और ना ही अपनी अंतिम जिम्मेदारी को त्याग सकते हैं। संविधान में राष्ट्रीय सरकार को प्रदत्त अधिकारों को प्रत्यायोजित शक्तियाँ कहा जाता है दोस्तों। 3 प्रकार की प्रत्यायोजित शक्तियाँ हैं: अनगिनत शक्तियाँ, प्रदान की गई शक्तियाँ, निहित शक्तियाँ दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं। अंतरिम संसद द्वारा भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए दोस्तों? तो 1 संशोधन किया। कितना दोस्तों? अंतरिम संसद के द्वारा 1 संशोधन किए गए थे दोस्तों। चलिए, शहरों और केंद्रों पर स्थानीय निकायों को डैश कहा जाता है, तो शहरों वार्ड कहा जाएगा, क्या? नगर पालिका दोस्तों। सॉरी,
क्या कहा जाएगा, नगर पालिका को। शहरों के केंद्रों पर स्थानीय निकायों को कहा जाएगा तो नगर पालिका दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष आया था दोस्तों? 2006 में आया था दोस्तों। किस वर्ष आया था? 2006 में दोस्तों। आपका 2 सही है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयुक्त को हटाने से संबंधित है? तो चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद के तहत हटाया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 148 में महालेखा परीक्षक है दोस्तों CAG, और 280 में राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करेगी, और 358 में 19 का निलंबन दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 19 का निलंबन। चलिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन था दोस्तों? तो खुशाल तलकसी शाह था दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी आपका कौन था? तो खुशाल तलकसी शाह दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 44 अनुच्छेद में। किसमें? 44 में दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति सेना अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है। आपका 1 सही दोस्तों। राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करता है, ये गलत है। राज्य के राज्यपाल मृत्युदंड देने के लिए क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन वह मौत की सजा का विरोध कर सकते हैं, ये भी दोस्तों आपका गलत है। आपका केवल 1 सही होगा दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद संविधान को निरस्त कर सकता है दोस्तों? निरस्त कर दिया गया है। कौन से अनुच्छेद को संविधान से निरस्त कर दिया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 31 जिसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों 19 के 1 के F में दिया गया था, और 31 में दोस्तों इसे 300 का क में रखा गया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष बिहार में 2 राज्यों बिहार और झारखंड विभाजित किया गया था दोस्तों? बिहार झारखंड को 2000 ईस्वी में विभाजित किया था दोस्तों, 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष 8वां संशोधन अधिनियम किया गया था दोस्तों? 8वां संशोधन अधिनियम 1960 में किया गया था। कब दोस्तों? 1960 में किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार में कितनी जिला परिषद कार्यरत है दोस्तों? 38 जिला परिषद बिहार में कार्यरत है दोस्तों। धर्म के आचरण का अधिकार है। धर्म के आचरण का अधिकार क्या है दोस्तों? तो धर्म का आचरण का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। क्या होगा दोस्तों? मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोजगार की शर्तें, उद्यमों का स्वामित्व, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की संख्या, किस आधार पर आप सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों वर्गीकृत कर सकते हैं दोस्तों? तो देखिए निजी क्षेत्र आपका उद्यमों का स्वामी दोस्तों, ये निजी क्षेत्र हो गए, 2 आपका हो गया, केवल 2 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए साथियों हम लोग अब देखेंगे 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में हो? भारत में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में हुआ? तो दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र में। किसमें? छोटा नागपुर पठार में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। भारत में सबसे बड़ा कुटीर उद्योग किस राज्य में है दोस्तों? सबसे बड़ा कुटीर उद्योग दोस्तों किस राज्य में? तो गुजरात में सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुजरात कपड़ा और हस्तशिल्प उत्पादन में अग्रणी राज्य है दोस्तों। यहाँ दोहरे पटोला यानी पाटन, कढ़ाई और जरी के लिए प्रसिद्ध है। द गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी GLPC विभिन्न केंद्र और राज्य स्तर की योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्योग क्षेत्र के भीतर आजीविका को बढ़ावा देने में शामिल है दोस्तों। चलिए भारत में कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 40% है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा एक अलोह खनिज है दोस्तों? अलोह खनिज मतलब दोस्तों जो लोहा नहीं है। मैग्नीज में आपका लोहा है, धात्विक खनिज है ये सर। क्रोमाइट भी धात्विक खनिज है, लेकिन अलोह खनिज आपका सीसा है दोस्तों। कौन है? सीसा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए गए निम्न कौन सा उन्नत कार्यक्रम भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने पर केंद्रित है दोस्तों? ये हो गया आत्मनिर्भर भारत। कौन है? आत्मनिर्भर भारत दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित में किस राज्य में अबरक नहीं पाया जाता है? अबरक नहीं पाया जाता दोस्तों, तो आपका यूपी में अबरक नहीं पाया जाता, आंध्र प्रदेश और बिहार में अबरक पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी डैश रिफाइनरी में भारत का
पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? ये मथुरा होगा दोस्तों। कहाँ होगा? मथुरा में दोस्तों। कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है दोस्तों? ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत आपका हो जाएगा, ऊर्जा का पारंपरिक पूछा है दोस्तों, तो इसमें आपका आ जाएगा कोयला दोस्तों। और गैर पारंपरिक पूछता तो भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो जाता है। गैर पारंपरिक में दोस्तों, गैर पारंपरिक में दोस्तों, गैर पारंपरिक में आपका ये सब आता है दोस्तों, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ये सब आता है। और पारंपरिक में आता है जो एक बार जला देने के बाद दोबारा नहीं बनता, उसको हम पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए, हेमाटाइट लो अयस्क बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? हेमाटाइट जो है आपका भागलपुर में जिले में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? भागलपुर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है दोस्तों? तो कोलार। भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है कोलार दोस्तों। कौन सी है? कोलार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भारत में निम्नलिखित में किस बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में आप लोग जानते हैं मोरमुगुआ बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों? मोरमुगुआ बंदरगाह है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्क सदस्य नहीं है। कौन सा सार्क का सदस्य, कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का जो सदस्य नहीं है दोस्तों, ये आपका ब्राजील नहीं है। और कौन कौन है? चलिए हम इसको बताते हैं। सार्क का सदस्य दोस्तों आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश दोस्तों, फिर भूटान हो गया, फिर आपका हो गया भारत, मालदीव है दोस्तों, फिर नेपाल है, नेपाल के बाद आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद दोस्तों श्रीलंका है, और लास्ट में जो भी 2007 में जुड़ा दोस्तों, ये अफगानिस्तान भी जुड़ गया दोस्तों। ये कब जुड़ा? तो 2007 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नवीनतम देश यही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओंग, सेंटिलियोज, सोम्पेन आदि जनजाति पाई जाती है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक गतिविधियों का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है दोस्तों? आर्थिक गतिविधियों का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है दोस्तों? तो तृतीय क्षेत्र। कौन सा होगा? तृतीय क्षेत्र दोस्तों। चलिए, भारत का प्रमुख आयात वस्तु कौन सा है दोस्तों? कच्चा तेल भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है दोस्तों। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया गया? ये लद्दाख में बनाया। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एंजोला निम्नलिखित में किस फसल के लिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है दोस्तों? धान की खेती दोस्तों। धान चावल की खेती के लिए ये बहुत जरूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन उपलब्ध होता है इसमें दोस्तों। कौन सी फसल ऊर्जा आवश्यकता के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है दोस्तों? तो देखिए आपका अरहर जो है, दाल बोलते हैं, ये इसमें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों? तो आपका सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 40 है। बिहार में कितने लोकसभा सीट है? 40 दोस्तों। चलिए, कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो आप जानते हैं पंजाबी है, डोगरी है, लेकिन मुंडा जो है ऑस्ट्रेलियाइड समूह का प्रजाति है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। द्रविडियन में भारत के दक्षिण में द्रविडियन परिवार की भाषाएं आते हैं। इसमें मलयालम, तमिल, कन्नड़, टोडा, तेलुगु, कोडागिरी और बडागा आता है दोस्तों। इंडो आर्यन के संबंध दोस्तों, यह देश की सबसे बड़े क्षेत्र को आच्छादित करती है। यह आबादी के सबसे बड़े अनुपात द्वारा से विशेषकर उत्तर पूर्व और पश्चिम में बोली जाती है दोस्तों। इस परिवार में मूल भाषा संस्कृत है और इसकी प्रमुख बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी, बंगाली, नेपाली, बिहारी, पहाड़ी, गुजराती, बेली, राजस्थानी, कोंकणी, मराठी, डोगरी, उड़िया, असमिया, पंजाबी है दोस्तों। तिब्बत और बर्मन में आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमालय क्षेत्र के तिब्बती वर्मन परिवार की भाषाओं का उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेशियाई देखिए, मेघालय और उड़ीसा के बिहार के कुछ हिस्से में जनसंख्या
ऑस्ट्रेशियाई भाषाओं का उपयोग करते हैं, जैसे संथाली हो गया, मुंडा हो गया, भंडारी हो गया, कोकू हो गया, ये और सवाल, ये सब ऑस्ट्रेशियाई समूह की भाषा बोलते हैं दोस्तों। भारत की जनसंख्या बेरोजगारी के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? घनत्व आपका बिहार में है दोस्तों सबसे अधिक। नेक्स्ट है वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण कन्वेक्शन को डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों, वन कन्वेक्शन के रूप में। तो किस कन्वेक्शन? वन कन्वेक्शन के रूप में दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ कन्वेक्शन देखते हैं। CITES दोस्तों वन्य जीवों एवं वनस्पतियों में लुप्तप्राय जातियों के लिए। CITES दोस्तों लुप्तप्राय प्रजातियों अंतर्राष्ट्रीय 1963 में ये लाया गया था। रामसर कन्वेंशन आंदोलन संरक्षण 1971 में है रामसर दोस्तों। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण 1985 में है वियना कन्वेंशन दोस्तों। देखिए मॉनिटरी प्रोटोकॉल, ये पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं उसके लिए आया था मॉनिटरी प्रोटोकॉल 1987 में दोस्तों। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों सीमा पार चलन और उनके निपटान का नियंत्रण 1989 में दोस्तों। फिर जैव विविधता पर कन्वेंशन CBDT जैविक विविधता संरक्षण 1992 दोस्तों। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ग्रीन हाउस गैसों GHG के उत्सर्जन के नियंत्रण पर निर्देशित अनुकूल और न्यूनीकरण प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का रोकथाम दोस्तों 1992 था। रेडियो शिखर सम्मेलन पर्यावरण और दिवस दोस्तों ये 1992 में आया था। रोटरडम कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित करना 1998 में आया था रोटरडम कन्वेंशन। कार्टागेना प्रोटोकॉल जैव विविधता एवं कन्वेंशन की जैव सुरक्षा के लिए 2000 में दोस्तों। स्टॉकहोम कन्वेंशन दीर्घ अस्थायी कार्बनिक कॉर्पोरेशन POP दोस्तों 2001 में ये आया। नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों पहुँच उनके उपयोग जो जैविक विविधता CBD 2010 पर लागू पर होने वाले लाभों को उचित और न्याय संगत साझा 2010 में दोस्तों। मिनीमाता कन्वेंशन पारा के प्रतिकूल प्रभावों से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा 2013 दोस्तों। किगाली समझौता मॉनिटरी प्रोटोकॉल संशोधन 2016 था दोस्तों। ओजोन परत के संरक्षण हेतु डैश सम्मेलन किया गया था दोस्तों। तो ओजोन परत का जो सम्मेलन किया गया था ये वियना में किया गया था। किसमें दोस्तों? वियना में। किसी क्षेत्र की पादप विविधता को संरक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या दोस्तों? किसी क्षेत्र की पादप विविधता दोस्तों तो ये हो जाएगा वनस्पति उद्यान हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ये आपका वनस्पति उद्यान दोस्तों। दोस्तों पादप विविधता को संरक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति उद्यान नहीं है, आपका हो जाएगा इसमें बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों। क्या होगा? बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला प्रथम पोषण स्तर उत्पादक होता है। कौन होता है? उत्पादक दोस्तों। चलिए वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जैव आरक्षित क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? ये आपका कहाँ पे है दोस्तों? नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र में। कहाँ है? नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क स्थित है दोस्तों। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? दोस्तों सॉरी दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में, ये भी गलत है आपका। देखिए ये आपका उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ पे? उड़ीसा में नंदनकानन। तो फिर से इसको याद कीजिए, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क स्थित है तो उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में दोस्तों। नंदनकानन उड़ीसा में दोस्तों। देखिए जानवरों के लिए संसाधन जुटाने के लिए अभिनव एडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया गया था। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भारत का एक प्रमुख बड़ा चिड़ियाघर है जो देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत नंदनकानन को वन के अंदर बनाया गया है और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थित किया गया है। चंडाक दपारा वन्य अभ्यारण्य के निकट है दोस्तों। यह भारत का एकमात्र प्राणी उद्यान है जो विश्व चिड़ियाघर और मछली घर संघ का एक संस्थागत सदस्य बन गया है दोस्तों। नंदन जूलॉजिकल पार्क विशिष्टता या विश्व का पहला चिड़ियाघर है जिसमें सफ़ेद बाल मेलानोस्टिक बाघों का प्रजनन हुआ है। सफ़ेद बाघ दोस्तों, यह विश्व का पहला चिड़ियाघर है जिसमें सफ़ेद बाघ और मेलानिस्टिक बाघों का प्रजनन हुआ। यह दुनिया में भारतीय छिपकलियों का एकमात्र संरक्षित प्रजनन केंद्र, दुनिया में भारतीय छिपकलियों का संरक्षित प्रजनन केंद्र दोस्तों। यह भारत का एकमात्र चिड़ियाघर है जिसके कट गया दोस्तों। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तमिलनाडु के तट पर वर्षा का बड़ा हिस्सा डाइस और डाइस के दौरान होता है दोस्तों।
तो अक्टूबर नवंबर के दौरान होता है, जानते हैं आप लोग। चलिए, किस पर्वत के अनुवात भाग पर स्थित शुष्क भूमि का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आपका दोस्तों तो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र दोस्तों। देखिए, किस पर्वत के अनुवात भाग पर स्थित शुष्क भूमि का क्षेत्र कहलाता है? तो वृष्टि छाया क्षेत्र दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को क्या बाधा डालता है, जो अंतरो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर बहती है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट दोस्तों। फिर से इस क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को क्या बाधा डालता है, जो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर बहती है? ये पश्चिमी घाट दोस्तों। इधर से आता है हवा जो पश्चिमी घाट रोकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। काल बैसाखी किस राज्य के स्थानीय पवन है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल के स्थानीय पवन। किसकी है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की काल बैसाखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु BSHW को दर्शाया गया दोस्तों? तो अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु। कैसा जलवायु दर्शाया गया? अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु दोस्तों BSHW के द्वारा दर्शाया गया दोस्तों। BSHW के द्वारा कोपेन के अनुसार दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। AW दोस्तों उष्णकटिबंधीय सवाना है, मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण भारत में ये पाया जाता है, जिसमें पूरे वर्ष गर्म तापमान के साथ एक अलग आर्द्र और शुष्क मौसम होता है दोस्तों। AW में EM में देखिए उष्णकटिबंधीय मानसून है जो भारत के तटीय क्षेत्रों में स्थित है, जो लगातार गर्म तापमान और भारी वर्षा के साथ स्पष्ट मानसून के मौसम में चिन्हित है दोस्तों। इसे हम लोग EM उष्णकटिबंधीय मानसून कहते हैं दोस्तों। फिर दूसरा देखिए BSHW गर्म और अर्ध शुष्क मैदान है दोस्तों। ये पश्चिम घाट के कुछ वर्षा छाया भागों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें गर्म और ग्रीष्मकाल ठंडी सर्दियों में कम वर्षा होती है। CWG दोस्तों शुष्क सर्दियों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून उत्तरी गंगा के मैदानी इलाकों में प्रमुख गर्म ग्रीष्मकाल हल्की सर्दियां और एक विशिष्ट शुष्क सर्दियों का मौसम होता है। नेक्स्ट देखिए DFC अल्प गर्मी के साथ ठंडी और आर्द्र सर्दियां हिमालय की तलहटी और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों और मध्यम वर्षा होती है। चलिए डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल में घुलनशील लवण मृदा में जमा हो जाता है। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा जल में घुलनशील लवण मृदा में जमा हो जाता है दोस्तों, तो उसे लवणीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणीकरण दोस्तों। नुब्रा और हुंजा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? नुब्रा और हुंजा ये आपका सिंधु की सहायक नदी। किसकी है दोस्तों? सिंधु की। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उस बांध की पहचान कर जो दक्षिण भारत में स्थित है दोस्तों, तो मेट्टूर बांध आपका दक्षिण भारत में स्थित है दोस्तों। चलिए लद्दाख में स्थित पृथ्वी का सबसे ठंडा निवास स्थान डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो उसे द्रास कहते हैं। लद्दाख में जो सबसे ठंडा स्थान के रूप में जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रास के रूप में जानते हैं दोस्तों। चलिए कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है दोस्तों? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है दोस्तों? ये सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला है। कौन है? सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित। कहाँ पे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के तट पर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है दोस्तों? ये आपका सौर ऊर्जा का अग्रणी पर राजस्थान है दोस्तों। कौन है? राजस्थान। बिहार में सर्वाधिक बृहत बिजली योगदान करता है दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक बृहत बिजली योगदान करता कौन है दोस्तों? ये आपका थर्मल है दोस्तों। कौन सा है? थर्मल होगा दोस्तों। सर्वाधिक बृहत बिजली दोस्तों थर्मल पावर स्टेशन बिहार में योगदान करता है दोस्तों। थर्मल से देखिए, थर्मल मतलब कोयला दोस्तों, इसमें 83.5% देता है दोस्तों। और हाइड्रो पावर दोस्तों 14.12% है। अक्षय ऊर्जा आपका 2.3% है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों।